मेरठ में एक कॉलोनी है अब्दुल्लापुर। दरअसल अब्दुल्लापुर के एक मकान ऐसा बना हुआ, उसकी दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी। जब उस मंजिल पर चढ़ना पड़ता था तो उसके लिए अलग से सीढ़ी लगानी पड़ती थी। कभी कोई बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल करता था तो कभी सामान लेने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करता था। ऐसे ही मकान मालिक उस घर में मौजूद एक लड़की से सवाल पूछता है कि बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? वो कहती है कि मेरे पास पानी नहीं है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं पीने के लिए? तभी वो मकान मालिक उस लड़की तक पानी पहुंचाता है और जब पानी पहुंचा रहा था तभी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है मेरा नाम राखी है। लेकिन जिसके वो साथ थी उसका नाम विकास बताती है और जैसे ही मकान मालिक ये बात सुनता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल उसका नाम विकास नहीं था बल्कि नाम था उसका सैफुद्दीन। ये बात सुनने के बाद मकान मालिक को बेहद गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि देखो, सैफुद्दीन हमारे इस मोहल्ले को बदनाम करना चाहता है। और तभी ये सूचना पहुंचती है संकल्प संस्था की जो मालिक होती हैं अतुल शर्मा के पास। अतुल शर्मा मौके पर पहुंचती हैं और उस लड़की को किसी तरकीब से उस छत से नीचे उतारती हैं और नीचे उतारने के बाद पूछती हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? जब उस लड़की से बार बार ये पूछा जा रहा था, रिक्वेस्ट की जा रही थी, तब वो एक नंबर देती है और नंबर के बाद जब इधर से फ़ोन लगाया जाता है वो कहती हैं कि मैं संकल्प संस्था की संस्थापक अतुल शर्मा बात कर रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं फ़ौज से रिटायर्ड ऑफिसर बात कर रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि मेरा बेटा फ़ौज में है, साथ ही मेरा एक भतीजा है जो IAS ऑफिसर है। और जैसे ही संकल्प संस्था की संस्थापक अतुल शर्मा ये बात सुनती हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक IAS ऑफिसर की बहन इस तरह से सड़क पर घूम रही है, इस तरह से उसके साथ एक नहीं 1.5 महीने से उसका शोषण हो रहा है। आज कहानी उसी IAS ऑफिसर की बहन की है, जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आएगा, आपको भी बहुत बुरा लगेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर और उसी का ही एक इलाका है मोतीहार। बात कर रहा हूँ, ये जून के आसपास की बात है। जून की शुरुआत में ही एक लड़की अपने घर से भटक जाती है। वो घर नहीं पहुंच पाती, शाम का समय हो चुका था। सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, तभी एक ट्रक उसके बराबर से निकल के जा रहा था। ट्रक वाला जब आगे निकल जाता है तो आगे निकलने के बाद उस ट्रक को बैक करके वापस लाता है और उस लड़की की उम्र लगभग 18 साल के आसपास रही होगी। ट्रक में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है कि मेरा नाम राखी है। राखी, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों खड़ी हुई सुनसान रास्ते पर? तुम्हें पता है यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आया तो तुम्हारा गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। लड़की रो रही थी, इसके अलावा उसके पास कोई शब्द नहीं था कहने का। उन्होंने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मेरे पास आ जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें शहर छोड़ दूंगा, जहाँ की तुम हो वहाँ चली जाना, लेकिन यहाँ जंगल में इस तरह से मत खड़े हो। उस ट्रक ड्राइवर ने उसको अपने गाड़ी में बिठाया और अपना नाम विकास बताया। विकास बताने के साथ ही उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो? वो लड़की धीरे धीरे करके अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में जानकारी दे रही थी और जैसे जैसे जानकारी उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच रही थी तभी ट्रक ड्राइवर उसको पीने के लिए पानी देता है। कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरी एकदम छोटी बहन की तरह हो और ये पानी पियो, आराम से बैठ जाओ, कोई किसी भी तरह की किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो लड़की उसका दिया हुआ पानी पीती है उसे नींद आ जाती है और नींद आने के बाद वो पूरी नींद में, गहरी नींद में सो जाती है। ट्रक चलता रहता है और ट्रक जब रुकता है और उस लड़की की जब आंखें खुलती हैं तो लड़की देखकर हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल उस लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं होता और वो ट्रक ड्राइवर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। तभी वो लड़का कहता है, यानी कि ट्रक ड्राइवर उस लड़की से कहता है कि शोर मचाने की कोशिश की या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस लड़की को वो डराता है, धमकाता है और डरा धमका कर उसके साथ वो बारी बारी से ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था। ट्रक में वो लड़की बैठी हुई थी और बिहार के मुजफ्फरपुर का जो एक इलाका है मोतीहार, वहाँ से चलते चलते उसकी गाड़ी जगाधरी पहुँच जाती है और जगाधरी पहुँचते पहुँचते उसके साथ जितना भी बार उसके मन किया उसका वो ऐसे ही रेप करता रहा। लड़की बहुत ज़्यादा डरी थी, सहमी थी। उसे जितना बताया जाता है, हालांकि उसकी उम्र 18 या 19 साल के आसपास होती है, जितना बताया जा रहा था उतना ही वो बोल रही थी, इससे ज़्यादा नहीं बोल रही थी। इसके बाद उस लड़की को हरियाणा के जमुनानगर में लेके जाया जाता है। वहाँ वो कुछ टाइम रहती है और कुछ टाइम रहने के बाद जब यहाँ से उसका एक जो काम था, ट्रक का सामान था, वो वहाँ से देकर इस लड़की को एक कमरे पर रखता है। कमरे पर रखने के बाद लगभग 1 महीने तक उसके साथ लगातार
अपनी पत्नी की तरह वो रख रहा था, उसका लगातार शोषण कर रहा था। और शोषण करते करते उस लड़की को लेकर सीधा वो उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की अब्दुल्लापुर एक कॉलोनी है, वहाँ पर लेके जाता है। उस लड़की को वहाँ पर भी रखता है। मकान मालिक से कहता है कि मुझे एक कमरा किराए पे चाहिए और मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे वो इस तरह की बात कर रहे थे, मकान मालिक ने ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश नहीं की और वो चुपचाप उसको कमरा दे देते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, हमारा कमरा खाली ज़रूर है लेकिन उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं, इसलिए अगर देख लो सीढ़ी लगाकर तुम चढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर नहीं चढ़ सकते तो कोई और कमरा देख सकते हो। मकान मालिक ने उसे कमरा दिया, वो सीढ़ी लगाकर कमरे पर उस पर चढ़ जाता था और उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही वक्त बिता रहा था। और अचानक ही सैफुद्दीन, जिसका उसने अपना नाम विकास बताया था उस लड़की को, सैफुद्दीन को मौका मिलता है और सैफुद्दीन यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। लेकिन अब ये लड़की 2 या 3 दिन से अकेली थी। बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2011 की। जब मकान मालिक ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम हम पता है वो बताती है। तो उसमें ये पता चलता है कि जो लड़का सैफुद्दीन होता है वो विकास बनकर उसके अपहरण करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। लगभग 1.5 महीने तक उसके साथ ऐसे ही गिंदा घिनौना कृत्य कर रहा था और वो लड़की इस बात पर ऐतराज़ नहीं कर रही थी। वो लड़की कभी कुछ बताती थी तो कभी कुछ बताती थी। ये बात जब मोहल्ले वालों को पता चली तो मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर इस पर ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा कि सैफुद्दीन हमारे ही कम्युनिटी का है, हमारी ही कास्ट का है, लेकिन इस तरह से घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। तभी इसी बात की सूचना एक व्यक्ति होते हैं, इदुआ नाम जिसको प्यार में बोलते हैं, इदुआ अतुल शर्मा को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। वो फ़ोन करके बताते हैं कि अतुल, तुम्हें यहाँ मौके पर आना चाहिए, यहाँ आकर देखना चाहिए, काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी यहाँ पर हो रही है और एक लड़की है जो ऊपर कमरे पर रह रही है, जो गैर कानूनी तरीके से रह रही है। इससे पहले कि बात पुलिस तक पहुँचे तुम यहाँ पर आओगी तो ज़्यादा सही होगा। अब अतुल शर्मा मौके पर पहुंचती हैं। उस लड़की को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसा उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को बताया था, लड़की बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही थी, सब कुछ वैसे ही कर रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक उसे अपनापन का एहसास कराया, उसको बताया कि तुम उसकी बेटी की तरह हो। जब उसे अपने ऑफिस पे लेके आते हैं, अपने बच्चों से मुलाकात कराती हैं अतुल शर्मा, तब जाकर वो लड़की थोड़ा खुलती है, बातचीत करती है। और जब बातचीत करती है तो वो चौंकाने वाली बात करती है। दरअसल इस लड़की का एक भाई होता है जो जुड़वा भाई होता है, और लड़की का जो जुड़वा भाई होता है उसको तो माँ रखती है और इस लड़की को दादी के पास छोड़ दिया जाता है। ये हाल तब था जब उसके परिवार में उसका भाई IAS ऑफिसर होता है, एक भाई फौज में बड़ा ऑफिसर होता है। परिवार में कई लोग ऐसे थे तो जो अच्छी पोस्टों से रिटायर्ड भी हो चुके थे, कई लोग ऐसे थे जो अच्छी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस लड़की के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, एकदम सोतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा था। माँ जब अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख रही थी, दादी उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रही थी, तो लड़की को लगता है कि मैं कितनी अभागी हूँ, इतने बड़े अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी उसकी कोई देखभाल नहीं करता है। तो एक दिन वो नाराज़ होकर उस घर से निकल जाती है। उसका मकसद था कि घर वाले उसे ढूंढते आएंगे, उसकी कमी महसूस होगी और जो कमी महसूस होगी तो शायद उसको इस बात का फिर उससे प्यार भी करेंगे, उसके साथ वो अच्छा बर्ताव भी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। परिवार वालों ने उसे गुपचुप तरीके से तलाश करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन उतनी ताकत के साथ नहीं जितनी ताकत के साथ अपनी उस बेटी को ढूंढना चाहिए था। और सैफुद्दीन ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपना झूठा नाम विकास बताकर उसे ट्रक में रखा। उसके साथ कई दिनों तक ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता रहा। उसको एक शहर से दूसरे और दूसरे शहर से तीसरे, इस तरह से लगातार वो सफ़र करता चला जाता है। और उस लड़की को लेकर अब्दुल्लापुर जो कि मेरठ में लगता है, वहाँ पर लेके जाया जाता है। जब अतुल शर्मा ये बात सुनती हैं तो उस लड़की ने कहा कि तुम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर, कैसे उनसे बात हो सकती है बताइए। तब लड़की अपने परिवार में से अपने सगे ताऊ जी का नंबर देती है और सगे ताऊ जी का नंबर देकर कहती है कि मैं इनके अलावा किसी और से बात नहीं करूंगी और इनके अलावा यहाँ कोई और आएगा तो मैं किसी के साथ जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ जो थी। जैसे ही अतुल शर्मा उसके ताऊ को फ़ोन करती हैं, वो बताती हैं कि मैं ये बात कर रही हूँ और तुम्हारी जो भतीजी है वो हमारे पास है। वो कहते हैं कि तुम किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास मत जाना, ये बात पुलिस तक पहुँचनी नहीं चाहिए, क्योंकि बात पुलिस तक पहुँच जाएगी तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। वैसे भी लड़की 18 साल क्रॉस कर चुकी थी, इसलिए कोर्ट में उसकी वही बात मानी जाती जो लड़की कहती। तो पुलिस तक तो बात पहुँची नहीं थी और जितना समय गुरुग्राम से
मेरठ आने में लगता है उस ऑफिसर को जो रिटायर्ड हो चुका था वो अतुल शर्मा के पास पहुंचता है, उस लड़की से मुलाकात करता है। लड़की रो रो कर अपने ताऊ के गले में लगकर अपनी पूरी कहानी बयां करती है। कहती है कि दादी भी मुझे प्यार नहीं करती, माँ भी मुझे प्यार नहीं करती, आप मुझे लेके जाते हो तो ताई जी भी मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं घर से गुस्से में निकली थी और मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी बाहर निकल के नौकरी कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती हूँ, मैं तुम्हारे रहम करम पर नहीं पलना चाहती। लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में जितने बड़े जालिम लोग हैं, बाहर की दुनिया में उससे भी बड़े जालिम लोग हैं और एक जालिम पहला ही जालिम मिला था और उसने उसके साथ बहुत गंदा और घिनौना कृत्य जो किया था। ताऊ ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए अतुल शर्मा से भरोसा दिलाया कि इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए, साथ ही मैं इस बेटी को अपने साथ लेके जाता हूँ, बीच बीच में आपसे बातचीत कराता रहूँगा। ताऊ अपनी उस भतीजी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। आगे उस लड़की के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो खैर ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अतुल शर्मा ये दावा करती हैं कि लड़की अपने ताऊ के घर पर ठीक रह रही थी। लड़की ने कहा था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, उसकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे अफसोसजनक मामला ये है कि उस सैफुद्दीन के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो ऐसे ही एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता रहा। उसने 1.5 महीने तक एक लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, उसको इस मामले में कोई सज़ा नहीं मिल सकी। हालांकि ये बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि वो जो सैफुद्दीन था वो कहीं और का नहीं बल्कि उसी अब्दुल्लापुर कॉलोनी का रहने वाला था, शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे और साथ ही वो दिल्ली से बिहार के एक ट्रिप लगाया करता था, अपने ट्रक को लेके जाता था, ट्रक को वहाँ से लेकर आता था और उसे एक मौका मिला और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि घर से बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। जितनी मदद घर वाले, परिवार वाले कर देते हैं उतनी मदद बाहर नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बहुत अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग अच्छे लोगों को बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा ही उठाते हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले बहुत बार सोचें और जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं में ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जाते जाते आज मेरठ के रहने वाले हैं कपिल सोम, आज उनकी बेटी निधि सोम, इनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें कमल किशोर गौड़ हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, महबूब आलम किशनगंज के, रीनू ग्वालियर से हैं, वसीम आलम कुरैशी बिहार से, दीपक कुमार, बसंत कुमार, जावेद, सोहन सक्सेना, विनोद कुमार, आरिफ सैफ़ी, विजेंद्र गुज्जर, राजेंद्र ठाकुर, चौधरी संजय गोदरा जो कि सिरसा के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।